गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम अलंकार में अर्था अलंकार का अगला भेद पढ़ेंगे। उपमा अलंकार आप लोगों ने देखा था, उससे अगला है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ अत्यधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाई दे, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई भेद न हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और उपमान में को अलग अलग समझने में जहाँ समस्या होती है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। अब इसमें जो चरण कमल बंदो हरिराई है, इसमें देखो उपमेय है चरण को उपमान कमल बताकर एक रूपता दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पर चरण और कमल में जो एक रूपता के कारण यहाँ रूपक अलंकार है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, कि मैया मैं तो चंद्रमा के समान ही खिलौना लेना चाहता हूँ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कि मुझे राम रूपी धन प्राप्त हो गया है। और रूपक अलंकार की एक पहचान ये भी होती है कि जहाँ पर रूपी शब्द का आभास हो, वहाँ पर भी रूपक अलंकार होता है। अगला भेद है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना बताई जाती है और उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यानी कि इसमें कल्पना और संभावना का आभास होता है। इसमें दूसरा कुछ वाचक शब्द होते हैं कि शब्दों को देखकर ही हम ये पहचान लेते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, और दूसरा जिसमें कल्पना भी हो, और ये जो वाचक शब्द है जैसे कहीं पर भी आ जाए मानो, मनो, मनु, मानो, जनु, जानो, जनहु, मनहु, ज्यों जैसे आदि शब्दों का अगर पंक्तियों में प्रयोग है तो आप वहाँ पर इसकी जल्दी पहचान कर सकते हो कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे देखो पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सबे चली आई। अब देखो यहाँ पर जनु शब्द आया है, तो जनु शब्द यहाँ वाचक शब्द के रूप में भी है, इसलिए इसकी यहाँ पर पहचान हो गई है। और इस यहाँ पर जो सखी है वह सखी फुलवारी के समान यहाँ पर उसकी कल्पना की गई है कि पद्मावती ने सखी को बुलाया, इसलिए और ऐसा लग रहा है जैसे पूरी की पूरी फुलवारी है वो आ रही है, इसलिए यहाँ पर कल्पना की गई है। दूसरा इसका उदाहरण और देखिए, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ पे देखो मानो पहले तो पहचान ही होगी कि यहाँ पे वाचक शब्द आया है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसा ही है देखो सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा। अब देखो इसमें सब में मैंने वाचक शब्द का प्रयोग किया है। इससे आगे एक और उदाहरण है, ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षु लेकर स्वर्ण जनक। और यहाँ पर भी आप इसमें देखोगे कि यहाँ पर संभावना यहाँ पर जताई है कि भिक्षु है वो इस तरह से सोने को लेकर जा रहा है, किस तरह से सोने को लेकर जा रहा है। तो इस तरह से जहाँ पर कल्पना या संभावना दिखाई जाए और ये वाचक शब्द जहाँ पर प्रयोग हों, वहाँ होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अब है अर्था अलंकार का अगला भेद है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति शब्द का अर्थ ही होता है बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को प्रकट करना। अब देखो अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, अतिशय और उक्ति। अतिशय का अर्थ है अधिक बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति का अर्थ है कथन या पंक्ति, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ या कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ, या अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कहने का अर्थ है कि किसी भी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि उस पर विश्वास न किया जा सके कि ऐसे भी हो सकता है, वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे देखो हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर हनुमान की पूँछ का वर्णन किया गया है कि उसकी पूँछ में आग लगा देने के बाद उसकी पूँछ बिल्कुल भी नहीं जली, लेकिन जो सोने से बनी हुई लंका थी वो सारी जल गई। यहाँ पर हनुमान की पूँछ का इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि जिस पर यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि क्या सच में ही ऐसा हुआ होगा। अब देखो
और इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं कि आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब यहाँ पर देखो नदी अपार, अपार का अर्थ होता है जिसको पार ना किया जा सके। अब ऐसी अपार नदी के दूसरे तरफ जाना असंभव सा ही था, लेकिन राणा ने सोचा, महाराणा प्रताप है उसने सोचा ही था कि उससे पहले ही चेतक ने उस नदी को पार कर लिया, इसलिए यह असंभव बात को संभव करना दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर यही है। और देखो एक दो उदाहरण, भूप सहस्त्र 10 एक ही वारा, लगे उठावन ट्रत नटारा। ऐसे ही है, देखो एक, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। अब इन सभी उदाहरणों में आप देखोगे कि बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अर्थालंकार का अगला है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार वहाँ होता है जहाँ प्रकृति, जड़ या अमूर्त वस्तुओं में मानवीय भावनाओं, चेष्टाओं, गुणों या क्रियाकलापों का आरोप किया जाए, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। कहने का अर्थ है कि जहाँ पर जो प्रकृति की वस्तुएं हैं वो मनुष्य की तरह ही कार्य करती हुई दिखाई जाएं, या मनुष्य के गुण इन प्रकृति की चीज़ों में दिखाए जाएं, जैसे पहाड़ है, नदियाँ हैं, बेल हैं, वृक्ष हैं, ये सभी मनुष्य की तरह कार्य करते हुए या उनकी तरह इनमें गुण दिखाए जाएं, वहाँ होता है मानवीकरण अलंकार। अब देखो, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे। यहाँ पर जो संध्या है, जो शाम का समय है, उसको एक सुंदर परी के रूप में यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है, और इसी कारण यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। आगे देखो, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इसमें भी मेघों को एक दामाद की तरह तैयार होके पृथ्वी पर आया हुआ दिखाया गया है। दूर दूर दुनिया से आई बदरिया, अमृत कलश भर लाई बदरिया। अब यहाँ पर जो बादल है उसी को एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है कि वह दूर से आई है और अमृत का जो कलश है वह भरकर लेकर आई है। घृणा का पर्वत वहीं पर खड़ा लिए शरीर। अब देखो, पर्वत है वह घृणा कैसे कर सकता है, इसलिए यहाँ पर दिखाया है कि मनुष्य घृणा कर सकता है, और मनुष्य का यह गुण पर्वत के माध्यम से किस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। इस तरह से ये जो अर्थालंकार है वो आप लोगों ने देखा है यहाँ पर, और इनकी प्रैक्टिस भी आप समय समय पर करते रहेंगे।